सर, पुलिस कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैडम, मैं कैफेटेरिया से रमेश बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक आदमी को जहर देकर मार दिया गया है। मैडम, आप जल्दी पुलिस भेजिए। आप घबराएं नहीं, पूरी बात बताएं। मैडम, मैं कैफेटेरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट का मैनेजर बोल रहा हूँ। यहाँ कैफेटेरिया में एक आदमी को जहर देकर मार दिया गया है। वो कॉफी पीते पीते अचानक कोलैप्स हो गया। उसकी सांसें नहीं चल रही और उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा है। इसके साथ 2 आदमी और थे जो यहाँ से भाग गए। ठीक है, आपकी कॉल डिस्पैच कर दी गई है। नजदीकी पीसीआर की गाड़ी आपके पास पहुँच रही है। जी मैडम। मोबाइल डेटा टर्मिनल पर एक मर्डर की कॉल रिफ्लेक्ट हो रही है। तुरंत पीसीआर को पार्लियामेंट स्ट्रीट कैफेटेरिया ले चलो। जय हिंद सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जय हिंद। ड्यूटी ऑफिसर पार्लियामेंट स्ट्रीट। सर, हमारे सॉफ्टवेयर पर अभी एक मर्डर की कॉल रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, क्या आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसकी सूचना दी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। देखिए सर, अब नए आपराधिक कानूनों के अनुसार 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की विजिट करवाना और सबूतों को इकट्ठा करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर पहुंचने की सूचना दीजिए। जी सर। जय हिंद सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। क्या आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं एफएसएल से बोल रहा हूँ। सर, कैफेटेरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक मर्डर की सूचना मिली है। अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। जी सर। विनोद और अमन, आप घटनास्थल को कोर्डन ऑफ करके सिक्योर करो। जी जनाब। जी जनाब। अंजू, आप कैफेटेरिया के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमराज को चेक करो। जी सर। सर, फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट्स की मार्किंग शुरू करो। अमन, एफएसएल टीम मौका का निरीक्षण करके सबूत इकट्ठा कर रही है। आप इस सारे घटनाक्रम की ई साक्ष्य ऐप के द्वारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है सर। देखिए, अब नए आपराधिक कानूनों में सीन ऑफ क्राइम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए सीन ऑफ क्राइम पर की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। सब फोटोज और वीडियो का टाइम स्टैम्प व जीपीएस भी कैप्चर होगा। इसके साथ ही हर फोटो और वीडियो की हैश वैल्यू भी अलग से जनरेट होगी। इसमें मौके पर मौजूद गवाहों की फोटो भी खींच सकते हैं। इन सब से ट्रायल में मदद मिलेगी। सर, मौके पर कप और प्लेट से फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं और टेबल पर पड़े खून, कप प्लेट और नीचे पड़ी एक दवाई का खाली रैपर, सभी के पार्सल तैयार करके सील कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। सर, मैंने इस सारे घटनाक्रम की ई साक्ष्य ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। एक्सीलेंट। सर, ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग कैफेटेरिया में आते हुए और एक साथ एक टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड अंजू। सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कराओ और दोनों व्यक्तियों की क्लियर फोटोज को फुटेज से निकलवाओ। जी सर। अमन, बॉडी को लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ और जल्दी थाने पहुंचो। ठीक है सर। जय हिंद जनाब। जय हिंद। मुंशी जी, इन पुलंदों को जमा कर लो। और सुनो, अब दिल्ली पुलिस ने ई फोरेंसिक 2.0 अपना लिया है और सीसीटीवी से इंटीग्रेट कर लिया है और इन पर क्यूआर कोड भी लगता है, जिससे पार्सल को एफएसएल जमा करवाते समय सारी डिटेल्स क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पता चल जाती है, जिससे चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। समझे? अरे वाह सर जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया। अब हमें चिट्ठी ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुलंदे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। देवेंद्र भाई, आज एक मर्डर केस आया है। पोस्टमार्टम के लिए लोकनायक अस्पताल में मेडले पार पे एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ सर, अब तो हमारे सीसीटीएनएस में ही मृतक की डिटेल रजिस्टर की जाती है और मेडली पार के द्वारा एमएलसी और पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। सही कहा भाई, जल्दी रिक्वेस्ट डाल दो। ये देखो सर जी,
सीसीटीवी फुटेज से दोनों सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली है। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। देविंदर, ये लो पेन ड्राइव और इसमें मौजूद फोटोज को चित्र खोजी पर सर्च करो। जी सर। सर ये चित्र खोजी क्या है? देखो अंजू, चित्र खोजी एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की फोटोज को हम 1 करोड़ से भी ज्यादा गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटोज से मैच कर सकते हैं। सर ये देखिए, चित्र खोजी पर 2 सस्पेक्टेड पर्सन की फोटो मैच हो रही है। ओ यस, ठीक है, इन दोनों की डिटेल्स निकालो। और सुनो, फोरेंसिक टीम ने मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए हैं उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को डिजिटाइज करके नाफिस पर सर्च कर सकते हैं। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए, नाफिस डेटाबेस से 2 फिंगरप्रिंट मैच भी हो गए, जिनकी डिटेल्स ये है। अरे, फिर तो इन दोनों की डिटेल्स नाफिस और चित्र खोजी दोनों बार मैच कर गई है। देखा, नाफिस और चित्र खोजी का कमाल। कितनी अद्भुत एप्लीकेशन है जिससे थाने में बैठे बैठे ही आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया। यही नए दौर का भारत है। अब सुनो, एक काम करो, एफआईआर की कॉपी और मेरा मोबाइल नंबर मृतक के परिजनों को दे दो और उन्हें समय समय पर केस की प्रोग्रेस भी बताते रहना। जय हिंद सर। सर, आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है और नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के घर वालों को बजरिया टेलीफोन दे दी गई है। ठीक है, आरोपी को आईयू रूम में ले जाकर जांच शुरू करो। जी सर। सर, मेरे बेटे का नाम बाहर बोर्ड पर क्यों लिखा आ रहा है? और मुझे कल फोन भी आया था कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर थाने ले जा रहे हैं सर। सर, क्या बात हो गई सर? क्या कर दिया इसने? मैं तो बहुत परेशान हूँ सर, कुछ बताइए ना सर, क्या हुआ? आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके बेटे को कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया है और आपका बेटा थाने में ही है। नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तार हुए व्यक्ति की डिटेल्स को प्रदर्शित करना जरूरी है, इसलिए बाहर बोर्ड पर आपके बेटे का नाम, पता आदि दिखाया जा रहा है। आपके बेटे को फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में सूचित कर दिया गया है। ठीक है सर। जय हिंद सर। टीम ने दूसरे आरोपी विजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छे अमन। अब आरोपी रोहित जो तिहाड़ जेल में बंद है उसकी दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करके दोनों अपराधियों को आमने सामने करेंगे। लेकिन सर, आरोपी को जेल भेजे 20 दिन हो गए हैं। अब हम आरोपी की पुलिस कस्टडी कैसे लेंगे? तुम्हें नहीं पता? नए आपराधिक कानूनों के अनुसार आरोपी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब हम इस केस में आरोपी की 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 60 दिन तक अलग अलग समय पर ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी प्रोविजन है सर। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आरोपी रोहित की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करता हूँ। शाबाश अमन। और सुनो, यही नहीं, अब तो हम इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट एसीपी साहब के ई साइन करवाकर डायरेक्ट कोर्ट में सीसीटीवी के माध्यम से दाखिल भी कर देंगे। समझ गया सर। ई साइन ने तो हमारा काम बहुत ही सरल बना दिया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से पोस्टमार्टम के लिए मेडली पार्क के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई हुई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट सीसीटीएनएस से मेडली पावर पर आ रखी है। पोस्टमार्टम हो चुका है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? आयो साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑलरेडी मेडली पार्क पर अपलोड कर दिया है। अब आप अपने थाने में ही सीसीटीएनएस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। ओके जी, थैंक यू। नमस्कार मैम। मैम, एक मर्डर केस में सील्ड पार्सल एफएसएल में जमा करवाने हैं, ये लीजिए। जी सर, आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम एसआई अमन है और मेरा बेल्ट नंबर D1455 है। आपकी डिटेल्स मैच हो गई हैं और आपके पार्सल्स भी जमा हो गए हैं। मैडम, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का ही समय है। इन पार्सल्स की एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स लेने के लिए कब आ जाऊँ? सर, अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ई फोरेंसिक्स 2.0 के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्ट सीसीटीएनएस से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह मैम, ई फोरेंसिक्स 2.0 ने तो हमारा काम बहुत आसान और तेज कर दिया है।
मैडम, ई प्रोसिक्यूशन में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और मेमो ऑफ स्क्रूटनी को भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही शेयर कर दिया है, जिससे कि आईओ उसे आसानी से देख सके। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या ही नहीं रही और कितनी भी बड़ी फाइल अब आसानी से ई प्रोसिक्यूशन पर शेयर की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और सुनो, नए कानूनों में संगीन एवं आदतन अपराधियों को हिरासत से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने का भी प्रावधान बना दिया गया है। जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। स्टेट वर्सेस रोहित एंड अदर्स। मैम, इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम, एक आरोपी रोहित तिहाड़ जेल से वीसी पर हाजिर है और दूसरा आरोपी विजय बेल मिलने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दिया गया है। ठीक है। आपके वकील कौन है? मैम, सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूं। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है। आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं। अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही होगी। जी मैम। रीडर साहब, अब एफएसएल एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मिस्टर दीपक, आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए थे और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। इस केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहर देने से था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पावर पर अपलोड कर दिया था। ठीक है रीडर साहब, अब आईओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? माम, ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं व कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आईओ साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मौका वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका, जिसका जिक्र मैंने अपनी केस जारी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले हैं और वहाँ से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए थे। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए हैं, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहां से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं माम। रीडर साहब, अब मृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा।
जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सर, अभी जो दो कैदी आपसे बात कर रहे थे, क्या वो दोनों रिहा हो रहे हैं? देखो रोहित, उनमें से एक की तो ट्रायल पेंडिंग है और उसका अलर्ट भी आ गया है क्योंकि उसकी 1/3 सजा पूरी होने वाली है। नए कानूनों के अंतर्गत चूंकि वह फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है, इसलिए उसके जुर्म की 1/3 सजा पूरे होने पर हम उसकी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। यह प्रावधान इसलिए है ताकि उसे सुधरने का एक मौका दिया जा सके। और दूसरे को कल ही फांसी की सजा सुनाई गई है। वह 30 दिन के अंदर मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है और उसमें हम उसकी मदद करेंगे। समझ गया सर। अरे रामचंद्र, वीसी स्टूडियो कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जेल से सभी कैदियों की वीसी के जरिए ही पेशी हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है और सरकार का पैसा, कोर्ट और पुलिस का टाइम सब बचता है। क्या बात है, सचमुच टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। क्या आरोपी रोहित ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है? जी मैडम, यह अपील सुनी जा सकती है क्योंकि यह अपील फैसला होने के 60 दिन के भीतर दाखिल की गई है। बताइए वकील साहब, आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 415 में कन्विक्शन के खिलाफ अपील की है। क्या ग्राउंड्स हैं? जिस दिन की वारदात है, मेरा क्लाइंट वहां पर मौजूद नहीं था और सारे सबूत प्लांटेड हैं। आपका क्या कहना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब? मैडम, आरोपी रोहित के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। मौके पर सीसीटीवी फुटेज में इनके क्लाइंट की रिकॉर्डिंग मृतक के साथ बैठे हुए मिली है, जिसकी पुष्टि एफएसएल के द्वारा की गई है। मौके से मिले दूसरे सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, सलाइवा आदि भी इनके क्लाइंट से कनेक्ट हुए हैं। इस बात की भी एफएसएल ने पुष्टि की है और वहां से मिले सबूतों की ई साक्ष्य से पूरी रिकॉर्डिंग की गई है और इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से भी मुकदमे हैं, जिसकी पुष्टि नाफिस और चित्रखोजी के रिकॉर्ड से हो चुकी है। ऐसे हालात में चूंकि मौके से मिले सबूतों पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए आरोपी की अपील खारिज की जाती है और न्याय के हित में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को अपहोल्ड किया जाता है। वाह, यह है नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर।